अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। फ़िल्मीनी की जानिब से उमर, अजमल और रज़ा का आदाब। आप का ये मेरे ख़्याल से हमारा चौथा एपिसोड है, मेरा ख़्याल है दोस्तों। जी, देखिए, बहुत से लोगों ने मेरे से बात की फ़िल्मीनी के मुतल्लिक कि देखिए फ़िल्म एक बहुत डाइवर्स टॉपिक है और उसमें इतनी जहदें हैं, इतने आर्ट्स मौजूद हैं, इतनी डायमेंशंस हैं कि हम शायद जो ये हमारा अपना ओपिनियन होता है तीनों का, और इसमें अगर किसी और का मुख्तलिफ ओपिनियन हो तो कोई बुराई नहीं है। और यही इसका आर्ट को देखने का तरीका होता है, हर एक कोई देख रहा होता है और आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, इससे इत्तेफाक भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक पेंटिंग को देखते हुए उसको कैसे देखा जा रहा है, और ये बहुत सब्जेक्टिव और बहुत इंडिविजुअल हो जाता है। तो अभी तो हम शायद तारीख पे नज़र डाल रहे हैं और आज हम हमारी कोशिश होगी कि हम तारीख के जो बिल्कुल अवाइल के जो 4 एक दहाइयाँ हैं, फ़िल्म से रिलेटेड हम उस पे हम नज़र दौड़ा लें ताकि हमारी एक बेस बन जाए। उसके बाद हम लेकर आगे चलें और हम फिर इंडिविजुअली फ़िल्मों के बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो मेरा बस ये मानना है कि आप फ़िल्म को बिल्कुल पर्सनल ना लें इन तमाम चीज़ों को। आपका इख्तिलाफ हम बहुत एहतराम करते हैं और हर एक का अगर किसी को वो डिसएग्री कर रहे हैं तो लाज़मी उनका एक बहुत अपना एक व्यू पॉइंट होगा। क्यों उमर, आपका क्या ख़्याल है इसमें? इसमें हमारी फ़िल्मों के बारे में अक्सर मुझे कमेंट्स मिलते रहते हैं, लोगों से गुफ्तगू होती रहती है, तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि फ़िल्म एक ऐसी एक आर्ट है जिसमें हर एक का देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। डेफ़िनेटली जिस तरह से मेरा ख़्याल है कि जब भी आप किसी भी पेंटर से जिसने कोई पेंटिंग बनाई होती है, तो वो आप उससे जब कभी ये पूछें कि यार ये तुमने किस चीज़ के मुतालिक बनाई है, तो वो आगे से ये कहता है आपको कि आप बताएँ कि आपको क्या लग रहा है इसको देख के। तो हर बंदे का आर्ट को लेके उसका पर्सपेक्टिव, उसका नज़रिया बहुत डिफरेंट होता है। और बल्कि खूबसूरत बात भी फ़िल्म की और आर्ट की यही है कि हर बंदा अपने-अपने तौर से उसको चीज़ें निकाल रहा होता है। तो मेरा ख़्याल है कि जो बात हम करते हैं, डेफ़िनिटली वो जो बात होती है वो सर्टेन उसके पीछे एक सर्टेन एक्सपीरियंस है और वो सर्टेन ज़ाहिर है हमने उसको एक सर्टेन नज़र से देखा होता है, लेकिन कोई भी चीज़ हर पे आहिर नहीं है आर्ट में। और हर चीज़ के अंदर काफ़ी और भी चीज़ें निकल सकती हैं। तो आप प्लीज़ आप भी कंट्रीब्यूट किया करें थोड़ा-सा हमारे साथ और आप ऐड किया करें चीज़ों को और हम जो बातें करते हैं उसी को फिर आगे डिबेट की तरफ लेके चला करें। ये बड़ा अच्छा होगा हम सबके लिए मिल-जुला के इस पे काम करना। मैं तो वहाँ से आगाज़ करूँगा। देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो मेरे ज़हन में दो एक इवेंट बड़े इम्पोर्टेंट थे। 1925 में जो है एक फ़िल्म सोसाइटी का क़याम हुआ। उस क़याम ने मेरा ख़्याल है कि उसमें जो 2-3 बड़ी अहम चीज़ें थी। एक तो अ, वर्ल्ड ऑफ सिनेमा जो है वो इंग्लैंड, यूरोप में देखना शुरू हो गए वो। जिसमें जापानी फ़िल्में भी थी, रशियन भी थी, जर्मन भी थी और भी थी। और यहाँ तक कि उन्होंने वो जो एक्चुअली उस माशरती तौर पे ना वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 2 बड़े कोलैप्स हुए थे। एक ये था कि एक वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा डैमेज था पूरी इंसानियत के लिए, और उसके फ़ौरन बाद जो है वो एक पैंडेमिक किस्म की सिचुएशन क्रिएट हुई, जिससे बहुत लोग मरे, जो कि जिसे हम स्पेनिश फ्लू कहते हैं। तो ये एक इंसान बहुत बड़ी एक जैसे अज़ाब से गुज़र के आया था। तो उसका गहरा असर ज़रूर था, उसमें एक बड़ा तो उसके साथ-साथ उन्होंने जो यूरोपियन सिनेमा था, उसने अपने आप को माशरे में उसने सीख लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि हमने उसको इंसानियत के ऊपर बेस करना है। जी, वो इंसानी अक़दार पे बात करनी है, इंसानी उसमें ज़ाहिर बात है जब इंसान एक बहुत बड़ा डैमेज लिया हो, तो उसको उसकी ज़िंदगी का एहसास होता है। तो अच्छा उन्होंने वो इसमें सब को एक ऐड करना जी, जी। चाहूँगा। वो जो आप जी। चीज़ें बता रहे हैं, हमने ज़ाहिर है पिछली दफ़ा भी वो स्पेनिश फ्लू का ज़िक्र किया था। तो उसमें एक चीज़ मैं थोड़ी-सी मुझे मुझे याद आई है कि वो उधर अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन भी हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आपको याद होगा वो उनकी जो वॉल स्ट्रीट है वो क्रैश हो गई थी और ग्रेट डिप्रेशन से मुराद ये कि वो गुर्बत थी, बहुत ज़्यादा लोग जॉबलेस थे और पॉवर्टी का बड़ा माहौल था। तो ये उधर अमेरिका में उस वक़्त ये क्राइसिस भी हो रहा था। मैं बस इसमें ये ऐड थोड़ा-सा करना चाह रहा था। हाँ, दूसरा नहीं मैंने बस मैं आपका फ़िल्म जी, जी। सोसाइटी का किया है, ये कहाँ पे बनी थी? ये थोड़ा-सा बता दें। जी, ये सब लंदन में। सर लंदन में लंदन बनी। में बात जी, लंदन में हुआ, और ये सारी जो एक्टिविटी थी वो इंग्लैंड से ही क्रिएट हुई थी। ये वही वक़्त था जब एड चल रहे होते थे, जब 16 mm
और इस तरफ की जो फिल्म के जो इक्विपमेंट है उसके एड्स भी उन दिनों में चल। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना सिर्फ ये जिसे कहते हैं कि फिल्म स्क्रीन शुरू हुई और उस पर डिबेट शुरू हुई, टॉक शुरू हुई, जैसे आज हम टॉक कर रहे हैं, वो समझ चुके थे क्योंकि उन्होंने उस पर बात करनी थी कंटेंट पे भी। इसी तरह उन्होंने बहुत ग्रेट डायरेक्टर्स को भी मदऊ किया वर्कशॉप्स के लिए। और उस वक्त रशियन फिल्म जो हमारी उसके पायनियर जो है, उसके हम कहते हैं एजनस्टाइन, उनको बुलाया, ठीक है। और इसके बाद फिर जर्मन से उन्होंने मार्क हैंस रिचर को बुलाया, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल फिल्में बनाई थी। तो ये दो लोग, इसके और अलावा बहुत सारे जो डायरेक्टर्स हैं उस जमाने के, वो आते रहे, यानी कि वहाँ वर्कशॉप स्टार्ट हो गई। तो वो वही सीरियस अबाउट सिनेमा, वो उसको एक चाहते थे कि इस टूल के जरिए वो जो है वो जो ह्यूमैनिटी वाली मैंने बात आपसे की है कि वो उसका किया जाए। मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़े बड़े इवेंट हैं, वर्ल्ड वॉर 1 का खत्म होना और साथ ग्रेट डिप्रेशन का होना, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिल्म मेकिंग में इटसेल्फ एक जो बहुत बड़ी चेंजिंग हुई थी और उस पर मुझे लगता है कि हमें बात करना बड़ा जरूरी है, वो है कि जब साइलेंट फिल्म्स खत्म हुई थी और डायलॉग्स आना शुरू हुए थे। ये मेरा हाल है कि ये इतना बड़ी चेंज थी क्योंकि इससे पहले अक्सर वो एक्टर्स रेलिवेंट ही नहीं रहे जो कि पहले बहुत बड़े एक्टर्स थे, वो साउंड आने के बाद वो रेलिवेंट ही नहीं रहे। और जब साउंड आ गया तो वो बड़े ऐसे एक्टर्स आना शुरू हो गए जो पहले जिनको कोई पूछता भी नहीं था। तो साउंड आज भी अगर देखा जाए तो साउंड सबसे इज नॉट लाइक कि ये कोई लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बल्कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में आती है फिल्म की, जिसमें आपने सबसे पहले ध्यान देना होता है। अक्सर लोग तो ये भी कहते हैं कि विजुअल खराब हो सकता है पर साउंड खराब नहीं होना चाहिए आपकी फिल्म का। लोग विजुअल बुरा बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन वो साउंड बुरा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और ये आज बहुत रेलिवेंट है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में भी। और आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में अगर आप देखें तो लोग शायद उनका कैमरा वो मोबाइल कैमरा से शूट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो साउंड है वो उन्होंने एकदम बेहतरीन रखा होता है उसमें, और इसलिए साउंड जो है वो बड़ा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा इवेंट था जिसने फिल्म मेकिंग को बहुत सारा चेंज कर दिया और इसने इंडस्ट्रीज पूरी चेंज कर दी इस साउंड ने। सर अजमल, आपका क्या हाल है? आपके इस पे काफी रिसर्च है इस बारे में। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। साउंड के आने से एक जाहिर है कि लोगों को, जो ऑडियंस है उनको तो एक थ्रिल मिला के भी पहले वो सिर्फ मूविंग पिक्चर देखते थे, अब वो मूविंग पिक्चर्स के अंदर साउंड भी है, लोग बात भी कर रहे हैं, वो उनको सुन सकते हैं, तो बड़ी थ्रिलिंग चीज थी। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग परफॉर्मर्स थे, जो एक्टर्स थे, उसमें ये हुआ कि कुछ साइलेंट इरा के जो स्टार्स थे, जो अपने चेहरे की वजह से, खूबसूरती की वजह से या अपनी स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से बड़े पॉपुलर थे, जब लोगों ने उनकी आवाज सुनी तो वो इतने पॉपुलर नहीं रहे। तो इसके बरक्स जिस तरह आपने कहा कि कुछ लोग, उनकी आवाज बहुत अच्छी थी तो उनको प्लेबैक सिंगिंग के लिए भी रख दिया गया और इस तरह से सारा, तो ये काफी वहां पे ना रद्दोबदल पेश आया। Wait a minute, wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You want to hear Toot Tootsie? All right, hold on. Smiling at me, me, nothing but little blue signs. Do I see? Do. साउंड के आने के बाद फिर जाहिर है उन्होंने साउंड की जो यूजेज है फिल्म के अंदर, उसके ऊपर काम शुरू किया। उसके अंदर डिफरेंट इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स वगैरह डालने, कॉमेडी के लिए इफेक्ट्स डालने, पीछे वो लाफ्टर चलाना, म्यूजिक ऐड करना, ये चीजें फिर होनी शुरू हो गई थी। बिल्कुल ऐसी है। और मुझे एक और बात जो इसमें जो मैं नोट कर रहा था सारी साउंड की डिस्कशन में, कि मेरा हाल है कि ये वो पॉइंट था साउंड जब आना कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री जो कि मैच्योर हो रही थी, ये वो मेरा हाल है उसका जो आखिरी पॉइंट था जब वो शदीद मैच्योर हो गई थी इस साउंड को आने के बाद। क्योंकि उससे पहले एक जो कमी रह रही थी लोगों में, यानी कि अच्छा अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि अक्सर लोगों को लगता है कि शायद जब साउंड नहीं था तो जो फिल्में चलती थी तो बिल्कुल साउंडलेस होती थी। इस तरह भी नहीं था, काफी एक्सपेरिमेंट हो चुके थे। मतलब बीच में ये करते थे कि अगर फिल्म चल रही है तो सामने वहां पे सिनेमा में ऑर्केस्ट्रा बैठा होता था और वो पूरी फिल्म का लाइव म्यूजिक दे रहा होता था। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं ऑलरेडी। तो वो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो बिल्कुल ही कोई साइलेंट चीज थी, बल्कि वो एक अलग से उसको वो किसी तरह से उसको किया जा रहा था, कोई ना कोई तरीके से। लेकिन वो जो सिंक साउंड थी, जो कि सामने आवाज आना और अब जो डायलॉग बोल रहा है। और मेरा एक और ख्याल है, जो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कि जब एक एक्टर जब बोलता है
तो उसके लिए शायद फिर उसको अपने एक्सप्रेशन में उतना लाउड नहीं होना पड़ता जितना शायद उसको शायद साइलेंट फिल्म में होना पड़ेगा लाउड, क्योंकि उसको अपने मुंह से सब कुछ दिखाना है कि मैं इस वक्त ये फील कर रहा हूँ। लेकिन जब डायलॉग आ जाएगा तो हो सकता है उसकी एक उसका जो डायलॉग है, थोड़ा सा डायलॉग है, वो उसके पूरे एक्सप्रेशन को बता दे। तो वो यानी कि डायलॉग एक ऐसी चीज थी जो कि बहुत हद तक एक तरफ से एक बैलेंस कर देती थी उस कैरेक्टर को और उसमें। तो मेरा हाल है कि इस वक्त साउंड का आना एक बहुत बड़ी बात है। और मेरा हाल है, अगर सर अजमल आपको शेयर कर दें थोड़ा सा लोगों के साथ कि कौन सी फिल्म्स हैं जो कि इंस्टेंटली बनी उसके बाद हॉलीवुड में। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज देखना चाह रहा हूँ कि अगर जब आपने बात की परफॉर्मेंस की और जब डायलॉग नहीं था तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी लाउड थी, और आपको जरी बात है बॉडी लैंग्वेज से बात करनी पड़ती थी, बताना पड़ता था और कहना, और पूरा एक्सप्रेशन पूरा चीज देनी होती थी, विच वाज वेरी डिफिकल्ट थिंग, नो डाउट, जो कि आज शायद हमें वो उस तरह के आर्टिस्ट ही ना मिले जो उन्होंने उस वक्त उस कंस्ट्रेंट के साथ बात की और उनको था कंस्ट्रेंट और उन्होंने काम किया। लेकिन जब डायलॉग आ गया तो मुझे जो थोड़ा सा, शायद आप मुझसे डिसएग्री करें या एग्री करें, आई डोंट नो, कि अगर आप गौर करें जो उस वक्त के डायलॉग डिलीवरी थी, जो डायलॉग रिकॉर्ड हुए और जब आ गया साउंड, सिंक साउंड हो गए और जो भी डब होती थी फिल्म वटेवर, तो उसपे जो बहुत बड़ा असर था वो थिएटर का था, बनावट का था। वो एक्सप्रेशन अगर आप गौर करें तो ये वो थिएटर, आज थिएटर तो उस वक्त नहीं था, थिएटर तो बहुत पहले से चल रहा था। तो वो जो लाउडनेस थी, जो डिस्कश, अगर मैं गलत ना हूं तो अगर हम उस वक्त की फिल्मों के कुछ क्लिप्स दिखाएंगे अगर लग जाए, तो उसमें बाकायदा तौर पर एक डायलॉग को जो हम नॉर्मली हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ये गुफ्तगू नहीं थी उन फिल्मों में दिख रही थी। जो आज फिल्म जहाँ मॉडर्न होके जहाँ पहुंच चुकी है वो नहीं थी, वो बहुत इनिशियल स्टेजेस से, और उसका इन्फ्लुएंस थिएटर के जरिए हम पहले बात कर चुके एक प्रोग्राम में। लेकिन आपने जब साउंड की बात की तो साउंड भी वैसे ही था, साउंड भी बहुत ड्रामेटिक थिएट्रिकल साउंड था उस वक्त, वो साउंड नेचुरल साउंड नहीं था, मेरा मकसद है, क्योंकि वो नया नया आया था और उनकी इंस्पिरेशन थिएटर ही था। वो उस जमाने में थिएटर में तो साउंड था मौजूद, ड्रामे हो रहे थे, क्योंकि फिल्म नहीं हो रही थी, शूट नहीं हो रहे थे, लेकिन परफॉर्म होते थे, डायलॉग शेक्सपियर के भी हो रहे होंगे और उसके साथ दूसरे भी हो रहे होंगे। तो वो सब डायलॉग के साथ हो रहा था। वो जैसे होता था एग्जैक्ट उनके लिए वो इंस्पिरेशन थी, और वो इंस्पिरेशन उन्होंने कॉपी की अपनी फिल्म में। यानी कि फिल्म ने फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तो साउंड को बेहतर करना शुरू किया। लेकिन उस वक्त का साउंड अगर हमें देखा जाए तो मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत ऑर्थोडॉक्स कोई थिएटर देख रहा हूँ, फिल्म नहीं देख रहा, मैं थिएटर देख रहा हूँ। But do you love him, Miss Kathy? Yes, of course. Why? Why? That's a silly question, isn't it? No, not so silly. Why do you love him? Because he's handsome and pleasant to be with. तो बहुत थिएट्रिकल फॉर्म ऑफ साउंड है उस वक्त की। ठीक है, एक्टिंग में भी वो चीज बहुत ज्यादा है। जबकि मैं अगर गौर करें, मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूँ, जो बगैर डायलॉग की और हमारी विदाउट साउंड फिल्में हैं, उनमें मुझे एज सच इतना थिएट्रिकल नहीं लगता वो साउंड परफॉर्मेंस। आप इसको कैसे देखते हैं? आपकी बात में वजन है, बिल्कुल। ये हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था कि जो थिएटर है ऑलरेडी एस्टेब्लिश था एज परफॉर्मिंग आर्ट, और लोग देखते थे जाके, उनके लिए एक अम्यूजमेंट या एंटरटेनमेंट वो थिएटर भी होती थी। तो जो शुरू की फिल्में थी उन्होंने बहुत असर लिया थिएटर से इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। वो जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर की हमने बात की थी कि फिल्म के अंदर जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर है वो ड्रामा से आया है, वो थिएटर की तरफ से आया है। और एक्टिंग भी, परफॉर्मेंस जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि किस तरह डायलॉग डिलीवरी करनी है, बॉडी लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, वो सारी चीज। अब जाहिर है उसमें एक थोड़ा सा फर्क होता है कि जो थिएटर पे बंदा खड़ा होता है उसने वहीं से खड़े होके अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू जो थिएटर के ऑडियंस के बिल्कुल एंड पे जो लोग बैठे हुए हैं वहां तक अपनी बात को पहुंचाना होता है। तो एक तो उसकी आवाज लाउड होती है, दूसरा उसकी बॉडी लैंग्वेज लाउड होती है, वो जेस्चर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, वो बॉडी को बहुत ज्यादा शेक करता है, तो ताकि उसका जो एक्सप्रेशन है, जो वो इमोशन क्रिएट करना चाह रहा है, वो आखिरी जो बंदा बैठा हुआ है वहां तक उसको नजर आ जाए, वहां तक पहुंच जाए। जब फिल्म का शुरू हुआ तो जाहिर है इसके अंदर क्लोजअप्स भी थे, इसके अंदर मिड शॉट्स भी थे, तो इतनी ज्यादा वो थिएटिकल एक्टिंग की जरूरत नहीं थी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये बात समझ में आई कि भाई हमें बहुत ज्यादा अपने आप को, बॉडी लैंग्वेज को लाउड करने की जरूरत नहीं है, धीमे अंदाज में भी बात हो सकती है, वो सारी बात। अब जो जहां तक आप बात करें कि साइलेंट इरा में आपको जरा थिएटिकलनेस कम नजर आती थी और साउंड में जरा ज्यादा नजर आती थी,
मेरा उस पे इतना मेरी इतनी रिसर्च नहीं है, लेकिन नहीं, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट। ऑब्जर्वेशन है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं इसको, मेरी ऑब्जर्वेशन है इसको, मैं रिसर्च नहीं कह रहा, कि मेरी जी बहुत जी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, कि जिसमें मुझे जो साउंड की सर ने बात की, तो मैंने कहा मुझे साउंड बहुत आर्टिफिशियल लगा, इसलिए कि जो जरी बात है साउंड बहुत ज्यादा कैरी कर रहा था, अपनी इनहेरिट कर रहा था अपनी पुरानी किसी एक फॉर्म को, और बॉडी लैंग्वेज से चले समझ में आ गई, वो इससे गरीब बात है, पूरी लैंग्वेज बिल्ट होनी थी और बिल्ट हो रही थी, और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो साइलेंट फिल्मों का है, इसमें क्लोजअप्स, लॉन्ग शॉट और एक्शन, और जो हमने डिस्कस कर लिया वो जो साइलेंट फिल्मों का एरा, और उसमें मेरा ख्याल है उन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फिल्म मेकिंग में, कि उन्होंने वो पूरी ग्रामर को तरतीब दिया जो कि नहीं थी कभी ग्रामर, और दे वर वेरी आई वुड से कि पायनियर हैं उस चीज के, कि उन्होंने जी किस तरह शूट, और वो भी ह्यूमन, मैं समझता हूँ कि उस जमाने में नया होते हुए उन्होंने उस पूरे उस कैमरे को देखा, उस फोटोग्राफी को देखा, और मूविंग इमेजेस को की, और ह्यूमन साइकी को देखते हुए, ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल उनकी एफर्ट थी वो, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा रिसर्च की होगी, बहुत ज्यादा तहकीक की होगी इंसानी, एक जरिए इंसानों के लिए बनना था, एंड प्रोडक्ट तो यही थी कि जो इंसानों ने देखनी थी, तो उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ वो क्या थी, ये सारी ग्रामर उसी पे बनी। बिल्कुल। मुझे एक चीज समझ में आती है, एक वजह समझ में आती है, वो जो फर्क आपने देखा है उसकी, वो ये हो सकती है कि जो साइलेंट मूवीज थी उसमें ज्यादा एम्फोसिस होता था मूवमेंट पे, एक्शन पे, कि एक बंदा इधर जा रहा है उधर जा रहा है, क्या कर रहा है, ये वो इस तरह की सारी चीजें। जब डायलॉग आ गए तो फिर जाहिर है उनको एक जगह खड़े होकर डायलॉग डिलीवर करना था, उसमें मेरे ख्याल है वो थिएट्रिकलिटी का जो फैक्टर है वो जरा ज्यादा आ गया। और जैसे आपने एक दफा बात की भी थी कि फिल्में जो हैं वो बहुत ज्यादा वर्बोस हो गई, यानी डायलॉग बेस्ड हो गई, कि उसमें बहुत ज्यादा डायलॉग आने शुरू हो गए, यहाँ तक कि लोग बस बैठे हुए हैं और आपस में बातें किए जा रहे हैं, ऐसा एक्शन कोई नहीं है। और जाहिर है उनके लिए उन्होंने कैटेगरी भी अलग डिफाइन कर ली बाद में, कि ये चेंबर पीस है या ये ड्रामा है या जो भी है। लेकिन मुझे ये लगता है, क्यों सर, उमर आपका क्या ख्याल है? हाँ, बल्कि मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा, एक बहुत अच्छी फ़िल्म है द आर्टिस्ट। आई थिंक ऑस्कर वगैरह भी जीती है वो फ़िल्म, वो आर्टिस्ट। कुछ साल पहले आई थी, तो वो बेसिकली है भी इसी चीज़ के ऊपर ही, कि वो उन्होंने इस जी एरा को दिखाया हुआ है जिसमें कुछ एक्टर्स जो कि साउंड से पहले और साउंड के बाद वो एक्टर्स के साथ क्या हुआ, तो वो बिल्कुल उसका पूरा ट्रांज़िशन दिखाई हुई है। तो वो मेरा ख्याल है बड़ी इंटरेस्टिंग फ़िल्म है। तो इसमें हम थोड़ा-सा अजमल साहब, मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ इस प्रोग्राम को, और उसमें ये है कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद, जब पूरी दुनिया ने एक, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और ग्रेट डिप्रेशन के बाद जब इतना कुछ हो गया, उसके बाद एक और तरह का सिनेमा भी आपको देखने में मिलता है, जिस तरह से इटालियन न्यू रियलिज्म टाइप सिनेमा आपको नज़र आना शुरू होता है। क्योंकि उन्होंने बड़ा रियलिज्म की तरफ जाना शुरू कर दिया था। आई थिंक आपको भी बड़ा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, सज़दी को भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो आप थोड़ा-सा इटालियन न्यू रियलिज्म के बारे में बताएँ कि किस तरह से वो पेनिट्रेट हुआ फ़िल्म में, और किस तरह से उन्होंने उस पे काम शुरू किया? मैं बताऊं या सर पहले बात अच्छा, तो करूं? अजमल साहब मैं बताइए। थोड़ा सा इसमें कर लूं कि मुझे वो हंटले कार्टर नाम था, जिन्होंने द स्पिरिट ऑफ द न्यू सिनेमा जो हॉलीवुड का रखा था, जिन्होंने जो उस किताब में जो लुबे लुबाब था वो कमर्शियलिज्म था, कमर्शियल मूवमेंट ऑफ द सिनेमा थी हॉलीवुड। बिल्कुल। ये मुझे एकदम ज़हन में आ रहा है कि जब उन्होंने इस चीज, वो एक्चुअली द काउंटर नैरेटिव ऑफ द, वो जो लंदन में जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि ये उसका नैरेटिव था, वो 25 में था, तो ये 30s के बाद आया। बिल्कुल। तो ये चीज कि जो कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ द सिनेमा वो हॉलीवुड से जनरेट हुआ था। अच्छा, वो अच्छा। वो जो मैंने कहा था मेरे स्किप हो गया और मेरे एकदम ज़हन में आया, तो मैंने यहाँ लिख लिया था, तो मुझे ज़हन में आ गया, तो मैंने कहा मैं आपको बताता चलूं, लोग नाज़रीन के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो जो उन्होंने इस पे किताब भी लिखी डी कार्टर ने, और फिर उसके बाद उन्होंने इस पे ये जो एक पूरा हॉलीवुड को जस्टिफाई किया कमर्शियल सिनेमा, और ये मैं ख्याल से वही बुनियाद है कमर्शियल सिनेमा की, कि हॉलीवुड, मुझे तो लगता है कि अभी तक वो कमर्शियल सिनेमा की रस्सी को मजबूती से थामे हुए है और उसको ऐसे ही। छोड़ नहीं रहा, और उसको उसको वो यूरोपियन सिनेमा समझ में नहीं आया, और उसने उसको उसी कमर्शियल एस्पेक्ट से ही देखा। जो अच्छा, वो आप जो बात करें ना इटालियन न्यू रियलिज्म की, वो अलग, वो बिल्कुल उसके मेरा ख्याल है ऑपोजिट एक नरेशन है, अच्छा, उसकी नरेटिव वो है। फिल्म का बड़ा इंटरेस्टिंग जो एक बात है वो ये है कि ज़ाहिर है जब इटली से फिल्में वो गई बाहर और लोगों ने देखी, तो उन्होंने बड़ा उनको सराहा कि ये देखें बड़ा रियलिटी के करीब है और ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्री टाइप इसकी फील आ रही है। और जो जो रियल लाइफ में गरीब लोगों के साथ और जो वॉर की जो डिस्ट्रक्शन है उसको दिखाया गया है और सारा कुछ इस तरह की बात हुई है।
वो बड़ा इम्प्रेस हुआ कि यार ये बड़ा अच्छा एक स्टाइल है, क्योंकि वो जाहिर है वो हॉलीवुड के स्टाइल के आदी थे कि बड़ा एलेबरेट किस्म के सेट्स और बड़ा आर्टिफिशियल उसके अंदर एक लुक होना और वो सारी चीज, उससे बिल्कुल एक फर्क उनको नजर आया उसमें इटालियन न्यू रियलिज्म में। लेकिन उसकी एक वजह ये भी थी कि वो इटालियंस की मजबूरी थी। वो मजबूरी ये थी कि उनके वहां पे डिस्ट्रक्शन इतनी हुई थी, इतनी तबाहकारी हो गई थी, उनके पास कोई स्टूडियोज नहीं बचे थे, कोई सेट्स नहीं बचे थे, तो वो बेसिकली कैमरा उठा के और स्ट्रीट पे चले जाते थे और नॉन एक्टर्स यानी जो उनको वहां पे स्ट्रीट लोग मिलते थे उनसे परफॉर्म करवा लेते थे। तो ये उनकी थोड़ी सी एक मजबूरी भी थी, और वो फिर बाद में उनका एक वो स्टाइल भी कहलाया जिसको आप इटालियन न्यू रियलिज्म कह रहे हैं। क्यों सर उमर? Well, I think Bicycle Thief is the best example for this thing. बिल्कुल And और मैं मेरे नजदीक ना मुझे ऐसा लगा कि जो इटालियन इस न्यू वेव का जो मुझे आप बात कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा असर जो लिया किसी अगर इंडस्ट्री ने, वो इरानियन इंडस्ट्री ने लिया। और वो मुझे तो लगता है कि उसने इतना ज्यादा लिया कि वो बात तक उसको विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो वो जब स्ट्रीट में जाते थे और वो बहुत ऑब्जर्वेशन बेस्ड चीज थी। अगर गौर करें अगर आप, बिल्कुल वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड टेक्निक थी फॉर फिल्मिंग एंड स्टोरी, और उसमें आपको बहुत ठहराव मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मिलेगी, इंसान के बिहेवियर्स की बात मिलेगी, उनकी गुर्बत की, उनकी महरूमियों की, उनके खुशियों की, उनकी गमी की। तो मुझे लगा कि वो जो मैं ईरान को बीच में ला रहा हूँ, लेकिन ईरान को इसलिए ला रहा हूँ कि वो उसकी इंस्पिरेशन मुझे उनकी फिल्मों में वहां दिखती है। अच्छा सर, बिल्कुल ईरान। और वो हम आगे बात करेंगे इंडियन सिनेमा पे। तो इंडियन सिनेमा में सत्यजीत रे की बंदो, आई एम सॉरी, सत्यजीत पर वो पूरा जो एक पैरेलल सिनेमा मूवमेंट है, उसमें आपको ये न्यू रियलिज्म का बड़ा हाथ नजर आता है, क्योंकि यूरोप में आर्ट फिल्म जो है उसकी डेफिनेशन जरा फर्क है, वो और तरह से देखी जाती है। इंडिया में जो आर्ट फिल्म होती है वो जनरली रियलिटी के करीब होती है, वो उसके अंदर ये जो डॉक्यूमेंट्री टच या न्यू रियलिज्म का एलिमेंट है वो काफी होता है। सो मुझे लगता है कि उसका भी असर अच्छा, उन्होंने लिया। मैं थोड़ा सा अपने न्यू ऑडियंस के लिए बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली इटालियन न्यू रियलिज्म वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान शुरू हो चुका था। और इसमें बेसिक जो चेंज ये आया था कि जो पहले स्टूडियो जो फिल्म मेकिंग थी वो बड़ी स्टूडियो बेस्ड थी। तो अब क्या हुआ इसके बाद कि जब वो जो इटालियन रियलिज्म में उनकी सब चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि हमने सेट्स में शूट करना है, बल्कि हमने जाके रियल जगहों पे जाके, रियल लोकेशंस पे जाके, रियल लोगों के मतलब रियल सिनेरियोज में शूट करना शुरू कर देना है। तो उन्होंने क्या किया था कि स्टूडियो फिल्म मेकिंग स्टूडियो से निकाल के उन्होंने स्ट्रीट्स में जाके, और फिर जाहिर जब वो स्ट्रीट्स में आ गए तो उनके सब्जेक्ट भी सारे वैसे ही आ गए कि किस तरह से एक गरीब बंदा सर्वाइव कर रहा है, और किस तरह से आपने बात की बाइसिकल थीव्स की, अमेजिंग फिल्म। और उसमें आप देखें कि किस तरह से एक बाप और बेटा, और किस तरह से वो उनकी साइकिल चोरी करके, और उसके बाद उसके साथ जो हुआ है उसके बाद ये एक ऐसी स्टोरीज निकलना शुरू हो गई जो कि एक आम बंदे की स्टोरीज आना शुरू हो गई। सर मेरा ख्याल है, मैं आजादी साहब आपने कहा कि ईरानियन सिनेमा बड़ा इंस्पायर रहा है, मेरा ख्याल है ईरानियन सिनेमा बहुत बाद में जाके इंस्पायर हुआ है इससे। उससे पहले भी इटालियन न्यूरिज्म ने काफी काम दिखा दिया था अपना दुनिया के डिफरेंट सिनेमास में, यानी कि ईरानियन तो बहुत बाद में उन्होंने उसको लेना शुरू किया, लेकिन उससे पहले भी यानी कि 42 से 48 तक जो एक पीरियड रहा, बड़ा एक्टिव ईयर्स रहे इटालियन रियलिज्म के, उसके बाद वो फौरन इम्पैक्ट करना शुरू हो गया। नहीं, ईरानी भी मुझे याद है, मैं सत्यजीत रे की बुक पढ़ रहा था हिस्ट्री, तो वो उन्होंने जाके सबसे पहले जब इंग्लैंड में फिल्म देखी, वो बाइसाइकिल थीफ थी, और वो उनको इतनी इंस्पायर की वो फिल्म कि वो जो उसका असर लेकर वो इंडिया आए, वो भारत आए, और वो और भारत में आके उन्होंने वो फिल्में बनानी शुरू की बंगाल में। और ये बात मैं ईरान में मैं कह रहा था कि बाद में बेशक आया, लेकिन वो असर एक जरूर होता है कुछ उनमें, बेशक अशरे का 2 अक्षरों का असर हो, किसी का 3 अक्षरों का असर हो, यानी कि 3 डेकेड्स का हो, लेकिन बात है कोई चीज इंस्पायर कैसे कर रही है, वो और बात है। उन्होंने ग्रो खुद अपना, ईरानियन ने अपना एक ग्रोथ रही उनकी फिल्मों, अपना एक उनका आंग है, उसका हम बात करेंगे जब मैं एक और बात भी करना चाहूंगा कि क्योंकि दुनिया ने विद इन 2 डिकेड्स इतना डिजास्टर देख लिया था वर्ल्ड वॉर 1 की सूरत में, उसके बाद ये जो स्पेनिश फ्लू के 40s में बाद, उसके बाद आपके पास ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है, और उसके बाद आपके पास इतना कुछ हो गया, फिर वर्ल्ड वॉर 2 आ गई जिसमें 5 करोड़ बंदा मर गया। मतलब पहले 5 करोड़ बंदा, 10 करोड़ बंदा कहते हैं स्पेनिश फ्लू में मरा,
2-3 करोड़ बंदा वहां पे मर गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फिर इसके ये आप इतना बड़ा दुनिया डिजास्टर। तो उसके बाद इटालियन न्यूरलिज्म और उसमें जो टॉपिक्स है वो मेरा हाल है बड़े एग्जिस्टेंशलिस्टिक टॉपिक निकालना शुरू कर दिए। उन्होंने इंसान की एग्जिस्टेंस पे सवाल करना शुरू कर दिया कि भाई इंसान इस दुनिया में आया क्यों है, क्यों इंसान को बनाया गया, अगर इंसान को बनाया क्या मारने के लिए गया है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन रेज शुरू हो गए और पूरा का पूरा एक नैरेटिव शुरू हो गया बहुत बड़ा, जिसमें उन्होंने और आज भी हम उसको देखते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म, नाहिलिस्ट अप्रोच या इस तरह की चीजें जो कि मतलब अक्सर पावर्स का इनकार करती हैं, वो सारी की सारी इसलिए निकलना शुरू हुई क्योंकि उनको इतना बड़ा डिजास्टर निकल गया और फिर उसने इंसान की हर चीज पे इफेक्ट किया, उसने लिटरेचर पे भी इफेक्ट किया, उसने फिल्मों पे भी इफेक्ट किया और हर तरह से इफेक्ट किया। क्यों अजमल साहब, आपको क्या लगता है? जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा एक और चीज ऐड कर दूं कि वो जो असर है वो हॉलीवुड में भी आपको नजर आता है, और वो नजर आता है आपको ज्यादा ये जो इनके क्राइम थ्रिलर्स जिन्हें फिल्म नॉयर कहते हैं उसके अंदर। और वो इस तरह से कि जो ओवरऑल फिल्म की जो लुक है उसके तो आप बात कर सकते हैं कि लाइट और शेडोज के साथ उन्होंने कैसे खेला, और हमने पहले भी बात की थी कि उन्होंने जर्मन एक्सप्रेशनिज्म से बड़ा असर लिया और सारा। लेकिन जो कंटेंट था, जो स्टोरी टेलिंग थी, उसमें क्या हुआ कि पहले जिस तरह से स्टोरी बनती थी तो आमतौर पे उनकी हैप्पी एंडिंग्स होती थी। जो हीरो है वो जीत जाता था, वो विलेन को पकड़ लेता था या मार देता था या पुलिस के हवाले कर देता था, जो भी था। ये जो फिल्में थी इनमें जो अक्सर जो, अब उसको हीरो नहीं कहते, उसको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, कि वो प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो आमतौर पे मर जाता है या जेल चला जाता है, और जो क्रिमिनल्स हैं वो जीत जाते हैं। तो ये बड़ा एक डाउन बीट किस्म का, बड़ा डिप्रेसिंग किस्म का, बड़ा आप कह लें कि नेगेटिव सॉर्ट ऑफ एंडिंग जो है ना, ये इसमें चलनी शुरू हो गई। तो ये हमें ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नजर आता है कि उनकी फिल्म मेकिंग में समहाउ एक एग्जिस्टेंशियल, जो आपने बात की थी कि एग्जिस्टेंशियल क्या कहना चाहिए, डिप्रेशन, वो आ गई उनके स्टाइल में। वो आपको ये फिल्म नॉयर वाली जो फिल्में, उनके अंदर बहुत ज्यादा ये चीज नजर आएगी। बिल्कुल, इसका मतलब है कि फिल्म नॉयर जो कि एग्जिस्टेंशनलिज्म और जब साथ इटालियन रियलिज्म और रियलिज्म जब मिक्स हुआ तो इन्होंने फिल्म नॉयर मेरा हाल है बड़ा स्टाइलिस्टिक एग्जिस्टेंशलिस्टिक क्वेश्चन था, स्टाइलिस्टिक, जिसमें शैडोज भी हैं। जी, मैं थोड़ी सी उसमें करेक्शन कर दूं। इटालियन न्यू रियलिज्म की जो लुक एंड फील है वो फर्क है। फिल्म नॉयर की जो लुक एंड फील है वो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म से ज्यादा इंस्पायर्ड है। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो बड़ा स्टाइलिस्टिक था मेरे लिए। मेरा हाल है फिल्म नॉयर बड़ा स्टाइलिस्टिक है एग्जिस्टेंशियलिज्म के क्वेश्चन को करना, और ये बहुत जो इटालियन रियलिज्म है ये बहुत सिंपल और बड़ा सिंपलिसिटी के साथ डील करने वाली चीज है, जिसमें बड़े सिंपल विजुअल्स हैं। लेकिन मेरा हाल है कि जो फिल्म नॉयर ने बड़ा इंटरेस्टिंगली डील किया है इसमें, और साथ ये एग्जिस्टेंशियलिज्म ने। और मेरा हाल इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि लोगों ने ना, मतलब लोगों ने ये फील करना शुरू कर दिया था कि भाई हमें हीरो नहीं चाहिए, ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि आप हमें बता रहे हो कि एक हीरो होगी, एक हीरोइन होगा। अच्छा, एक और इवेंट शायद मैं आप लोगों से जिक्र करना चाहूंगा, तो हम खत्म ही कर रहे हैं, तो हमें एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि उसी जमाने में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तो वहां उस वक्त एंड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर था, और वो इतना डैमेज हो चुका था 2 वॉर्स करने के बाद कि उसके लिए आसान नहीं था पूरी दुनिया पे होल्ड रखना। तो अगर आप सब कॉन्टिनेंट ले लें या कहीं और जगहों से देख लें, तो उसने अपने आप को वापस सुकेड़ना शुरू किया। तो वो एक अलग वहाँ सोशियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पूरी दुनिया में बननी शुरू हुई, अगर आप गौर करें पार्टीशन के हवाले से, जैसे पाकिस्तान में और इंडिया में पार्टीशन का एक मामला हुआ। तो हर जगह कहीं या तो वॉर की वजह से 2 लाख हुए, चाहे कोरिया हो चाहे जर्मनी हो, या फिर जो आपके जो ब्रिटिश एम्पायर थे जब वो अपने आप को वापस लेकर जा रहे थे, तो उसका एक और बड़ा असर जो था वो पूरी दुनिया पे सोशियो पॉलिटिकल हो रहा था, जिसने बहुत ज्यादा फियर क्रिएट कर दिया था, अनसर्टेनिटी को जन्म दे दिया था। क्योंकि जब तक इन्होंने जितनी आके अपनी कॉलोनियलिज्म में अगर आप गौर करें तो कॉलोनीज बनी और एस्टेब्लिश हुई, ट्रेन आई, तरक्की थी, लोग खुशहाल थे। अचानक जब वो जाने लगे तो पीछे जो है वो जारी बात है, जब आप जाते हैं तो पीछे जो है वो एक पॉलिटिकल एक वैक्यूम क्रिएट होता है। तो वो क्रिएट होता है तो वहाँ लाजमी एक वॉर और इस तरह के क्राइम्स शुरू हो जाते हैं। तो ये खाली वर्ल्ड वॉर नहीं खत्म हो गई, ये एक और वॉर स्टार्ट हो गई अगर आप गौर करें। तो वो भी कोई छोटा मोटा असर नहीं था अगर हम डिप्रेशन के हवाले से देखें। तो जो सब कॉन्टिनेंट में हम कभी बात करेंगे इस पे भी, जिसपे हमारे जैसे राइटर्स निकलते हैं, मंटो
जिन्होंने बहुत कुछ लिखा उस टाइम के बारे में। तो वो जो उनकी राइटिंग से हमें उस वक्त का पता चलता है कि डिप्रेशन क्या था, क्या नहीं था। तो ये एक फियर था, ये एक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस थी जो नस्लों रही, बिल्कुल जो ऐसी। नस्लों रही, यानी कि अच्छा। वो नस्ल में नहीं, वो बाकायदा वो डिप्रेशन जो है वो दूसरी नस्ल में जो है वो इनहेरिट किया उस चीज। बिल्कुल ऐसी। अच्छा ज़ाहिद साहब, हमारे प्रोग्राम की टाइमिंग खत्म हो चुकी है और हम बल्कि थोड़ा सा एक्सीड ओह, कर चुके हैं उससे, तो लेकिन अभी ऐसा लेकिन लगता है कि बहुत कुछ हाँ, कहना है बहुत हमने, कुछ कहने और वाली हमारा बात है। मेरा तो एक नया वेन्यू खुलने लगा था वो अच्छा, तो कॉलोनियलिज्म का, तो खैर लेकिन एनीवे। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम इससे फर्दर वर्ल्ड वॉर 2 से लेके आगे हम 1960s तक, तो 70s तक का जो सिनेमा है वो हम उसको थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी और बड़ा अच्छा लगा हमें बात करके इस बारे में, और आज बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द एपिसोड, और थैंक यू सर रज़ा ज़ैदी, थैंक यू अजमल साहब, और आप लोगों का शुक्रिया हमारा सेशन देखने का। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, अल्लाह। एक चीज जरूर है कि आप लिखा जरूर करें हमारे फिल्म बीनी में, हमारा प्रोग्राम जरूर देखें, लेकिन साथ साथ हमें बड़ी खुशी होगी हाँ, कि फिल्म बीनी ग्रुप में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें, बिल्कुल। और हमारे प्रोग्राम के मुतालिक नहीं, लेकिन फिल्मों के मुतालिक ही सही, हमें फिल्मों के जरूर मुताल्लिक लिखिएगा। और अगर करें, आप कुछ लिखते हैं तो आर्टिकल जरूर लिखें, और आप उसमें डालें, हम पढ़ेंगे। प्लीज सब्सक्राइब कर लें थोड़ा सा, ताकि आपको पता चलता रहे कि और हमारा एपिसोड आ गया है, और अपना शेयर करें हमारे साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ख्याल लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया, अपना ख्याल थैंक यू रखें, सो बाय बाय। मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।